और दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक है दोस्तों, जो एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो दोस्तों आज का जो सबसे पहला सवाल आपके सामने है, सबसे पहला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों याद रखिएगा, सबसे पहला दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। ये सही है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ये कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। नहीं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये शहरी सभ्यता थी। ठीक है, याद रखिएगा। सिंधु घाटी के लोग कुत्ते, बिल्लियां और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। नहीं दोस्तों, सिंधु घाटी के जो लोग थे ये कुत्ते, बिल्ली और घोड़े को नहीं पालते थे, बल्कि सुअर, भेड़, बकरी को पालते थे। ठीक है, यहाँ के लोग केवल चावल की खेती करते थे। नहीं दोस्तों, यहाँ के लोग केवल चावल की नहीं खेती करते थे, चावल तो करते ही थे, गेहूं, जौ, ठीक है दोस्तों, बाजरा की खेती करते थे यहाँ के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका जो मेन रूप से ईस्वी जो देखा गया है दोस्तों, इसका देखिएगा तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी काल का सभ्यता रहा है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है दोस्तों सिंधु नदी किनारे स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये बल्कि ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, ये नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये सत्य है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ये कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, दूसरा नंबर सवाल। सेकंड नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि जैन धर्म के 3 रत्न में शामिल है, कौन कौन सा। याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ठीक है, याद रखिएगा कि सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण जो है ये जैन धर्म के 3 रत्न है जो शामिल है दोस्तों, याद रखिएगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है ये महावीर स्वामी को माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जैन धर्म, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था महावीर स्वामी का, और इनकी जो मृत्यु हुई थी ये 468 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था तो पावापुरी में हुआ था महावीर स्वामी का। ठीक है, और जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडन ग्राम में हुआ था दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों, 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखिएगा। 3 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था तो पल्ली छादनम कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों, पल्ली छादनम, याद रखिएगा। ठीक है, तो चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था पल्ली छादनम। अगला दोस्तों 4 नंबर सवाल कि विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है दोस्तों, याद रखिएगा, संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, विशाख दत्त द्वारा रचित जो मुद्रा राक्षस है ये किसके द्वारा रचित है तो विशाख दत्त के द्वारा, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है, संस्कृत। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर सवाल। देखिए 5 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ तो शेरशाह सूरी। याद रखिएगा कि किसके शासनकाल में तो शेरशाह सूरी के काल में, शासनकाल में भारत का जो पहला मुद्रा है ये रुपया मुद्रित हुआ। याद रखिएगा, शेरशाह सूरी के जो मकबरा स्थित है दोस्तों कहाँ स्थित है, ये सासाराम में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अकबर का जन्म कब हुआ था दोस्तों तो 542 में हुआ था अकबर का जन्म, अमरकोट में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला दोस्तों 6 नंबर कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व युद्ध हुआ दोस्तों। द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ, याद रखिएगा, तो किसके शासनकाल में तो औरंगजेब के शासनकाल में, याद रखिएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में तो औरंगजेब शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी ये 1707 में हुआ था, याद रखिएगा, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुआ था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अकबर का जन्म 542 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है दोस्तों, जहांगीर ने अपना जहांगीरनामा खुद लिखा था, जहांगीर दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन को। ठीक है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है कि स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो 1857 में जो क्रांति हुआ था ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था, 1857 की क्रांति। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में बात करेंगे तो याद रखिएगा दोस्तों, राजा राम मोहन राय और लॉर्ड वेलेस्ली अगर बात करते हैं दोस्तों, राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेटिंग के सहयोग से सती प्रथा को अंत किया गया था। लॉर्ड ब्लेजली को क्या कहा जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर बात करते हैं कि स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को।
ठीक है। और सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो लॉर्ड विलेजली को, ठीक है। सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड विलेजली को, ठीक है, सहायक संधि का जनक कहा जाता है। और आसानी शोषण का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, ठीक है। अगला दोस्तों 8 नंबर सवाल कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था, ये 1856 में हुआ था, याद रखिएगा। 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए 1853 में क्या हुआ था दोस्तों, तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी, कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से थाने के बीच। कितना किलोमीटर दोस्तों, 34 किलोमीटर। कब चलाया गया था, 1853 में। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है। और अवध का जो विलय हुआ था कब हुआ था, 1856 में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। किसने किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं 10 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 10 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को, ठीक है, पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, याद रखिएगा। किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखिएगा दोस्तों कि किस व्यक्ति ने, तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, ठीक है। अगर हम लोग बात करते दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के लिए, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड से नाराज होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी और केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने लौटा दिए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों 11 नंबर सवाल है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, तो 1873 ईस्वी में हुआ था ज्योतिबा फुले द्वारा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। 1867 में किसका स्थापना हुआ दोस्तों, आत्माराम पांडुरंग का स्थापना हुआ था, ठीक है। प्रार्थना समाज का स्थापना हुआ था, याद रखिए दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों कि प्रार्थना समाज का स्थापना कब हुआ था, 1867 ईस्वी में हुआ था, आपको ध्यान रखना। महादेव गोविंद नाडे के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा प्रार्थना समाज की स्थापना। और सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, जो ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था, 1873 ईस्वी को किया गया था। अगला दोस्तों 12 नंबर कि अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा, ठीक है। इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा अटला देवी मस्जिद का निर्माण किया गया था, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं 13 नंबर सवाल। देखिए 13 नंबर है कि अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था, कितना था दोस्तों, 1/2 भाग, ठीक है। याद रखिएगा कि अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था, 1/2 भाग। अगला है 14 नंबर सवाल कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को, ठीक है दोस्तों, प्रतिष्ठा और अवसर, याद रखिएगा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वचन देता है, ठीक है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वचन देता है तो कौन दोस्तों, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को। चलिए नेक्स्ट देते हैं अगला 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया, याद रखिएगा स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है दोस्तों। यानी निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया, स्वर्ण सिंह समिति। अगला 16 नंबर कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास। किसके पास, राष्ट्रपति के पास होती है। यानी कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है, तो राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 17 नंबर सवाल कि ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है दोस्तों, याद रखिएगा वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 17 का, ठीक है। वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है, ठीक है, ग्राम सभा में सम्मिलित होते हैं। अगर बात करते हैं कि पंचायत का जो उल्लेख किया गया दोस्तों ग्राम पंचायत का, ये आर्टिकल 40 में किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सबसे पहला जो पंचायती राज लागू हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था, याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। सबसे पहला राजस्थान के नागौर जिला में, याद रखिएगा दोस्तों पंचायती राज, ठीक है। अगला दोस्तों 18 नंबर सवाल आपके सामने है। 18 नंबर के संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र और तथा राज्यों में मंत्री परिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है, 91वां संविधान संशोधन, यानी कि 51वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन, तो 91वां संविधान संशोधन जो है ये केंद्र तथा राज्यों में मंत्री परिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या
सीमित करता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला दोस्तों 19 नंबर सवाल, यहाँ पे देखिएगा 19 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है दोस्तों। याद रखिएगा, देखिए संघ लोक सेवा आयोग है दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग भी है, वित्त आयोग है, नीति आयोग नहीं है दोस्तों। संघ ये क्या है, संवैधानिक संस्था नहीं है। इसका जो उल्लेख है दोस्तों, वित्त आयोग का जो उल्लेख है ये आर्टिकल 280 में किया गया है। आपको पता होगा संघ लोक सेवा आयोग का आर्टिकल जो है 315 में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को हुआ था। आपको ध्यान रखना है कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो होते हैं ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष भी होते हैं दोस्तों। तो नीति, देखिए योजना आयोग की जगह कौन सा आयोग आया था, नीति आयोग, जिसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है, तो नीति आयोग। चलिए अगला देखते हैं 20 नंबर सवाल। देखिए 20 नंबर है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे, ये जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो थे 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 21 नंबर सवाल। 21 नंबर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है, अनुच्छेद 241 में। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 241 में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है दोस्तों, अनुच्छेद 241 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 22 नंबर सवाल। 22 नंबर है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। याद रखिएगा कि लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, याद रखिएगा कि लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है 23 नंबर सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। याद रखिएगा, तो मूल अधिकारों का परिवर्तन, याद रखिएगा कि मूल अधिकारों का जो परिवर्तन है ये जो है ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर सवाल है कि स्वर्ण त्रिभुज यानी गोल्डन ट्रायंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है दोस्तों, ये है दोस्तों कंबोडिया। म्यांमार है दोस्तों, थाईलैंड भी है, लाओस भी है, कंबोडिया नहीं है। कंबोडिया यानी कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है दोस्तों, कंबोडिया में, यह भी आपको ध्यान रखना है। म्यांमार की राजधानी क्या है दोस्तों, नेपिताओ। थाईलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों, बैंकॉक, आप ध्यान रखिएगा। और कंबोडिया की राजधानी क्या है दोस्तों, नहो पनेह जो है कंबोडिया की राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 25 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। याद रखिएगा 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 26 नंबर सवाल आपके सामने है कि लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है दोस्तों, तो ये है दोस्तों सिक्किम में। याद रखिएगा लोसुंग जो है ये सिक्किम में लोकप्रिय एक त्यौहार है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 27 नंबर यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है, ये है दोस्तों बैडमिंटन से। याद रखिएगा यूनेक्स कप जो है ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर आपके सामने है कि सूरज ताल झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है सूरज ताल झील। अगला है 29 नंबर की इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। याद रखिएगा इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। आइए ऑप्शन और देखते हैं, यहाँ पे 2 ऑप्शन और है दोस्तों। तो जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र जो है ये इकोसिस्टम का सही उदाहरण है दोस्तों कि जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। ठीक है, ये इकोसिस्टम का सही उदाहरण है। अगला दोस्तों 30 नंबर कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत में होने चाहिए, तो 33.33%। याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो 33.33% जो है ये पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र होना आवश्यक है दोस्तों, कितना, 33.33%। अगला है 31 नंबर सवाल आपके सामने है कि एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं, क्यों, क्योंकि यांत्रिक मदद हेतु। किस मदद के लिए, यांत्रिक मदद हेतु। यानी कि एपीफाइट्स जो है, एपीफाइट्स पौधे जो है बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं, क्यों, क्योंकि यांत्रिक मदद हेतु। ठीक है, अगला दोस्तों 32 नंबर सवाल। देखिए 32 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है,
याद रखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सिमलीपाल, 1994 में स्थापना हुआ था, ये सही है दोस्तों। कंचनजंगा ये 2002 में नहीं हुआ था दोस्तों, बल्कि 2000 ईस्वी में हुआ था। आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है। ये 2002 में नहीं हुआ था, बल्कि 2000 ईस्वी में स्थापना हुआ था कंचनजंगा, जो सिक्किम में स्थित है। कहाँ से दोस्तों? सिक्किम में। सिमलीपाल कहाँ से दोस्तों? उड़ीसा में स्थित है। नौकरेक ये सही है दोस्तों, ये स्थित है, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं पन्ना जो है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? पन्ना जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। नौकरेक जो है दोस्तों मेघालय में स्थित है, याद रखिएगा। ये 1988 में स्थापना हुआ था नौकरेक का, और पन्ना का दोस्तों 2011 में। ये सही है, बल्कि ऑप्शन नंबर बी गलत है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। 33 नंबर सवाल आपके सामने है कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है दोस्तों? ये केरल हाईकोर्ट है। याद रखिएगा कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है? केरल हाईकोर्ट। अगला है 34 नंबर कि किस राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य ऐप को जारी किया गया दोस्तों? तो नागालैंड के द्वारा। याद रखिएगा किसके द्वारा दोस्तों? सॉरी दोस्तों, तमिलनाडु के द्वारा। याद रखिएगा सवाल क्या था कि 34 नंबर सवाल है कि किस राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य ऐप जारी किया गया दोस्तों? किसके द्वारा? तो तमिलनाडु के द्वारा। किसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा जारी किया गया है स्वास्थ्य ऐप, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 35 नंबर सवाल आपके सामने है कि हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया दोस्तों? तो ये क्या है दोस्तों? आपको ध्यान रखना है, अमेरिका के साथ, ठीक है। याद रखिएगा कि हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? तो अमेरिका के साथ किया है। अगला है 36 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO में शामिल होने वाला 187वां देश कौन है दोस्तों? ये है दोस्तों टोंगा। कौन है दोस्तों? टोंगा जो है ये ILO में शामिल होने वाला 187वां देश है, ठीक है। याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं इसका स्थापना कब हुआ था ILO का? 1919 में हुआ था, ठीक है। 1919 में ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों, ये स्थापना हुआ था। इसका जो मुख्यालय स्थित है जिनेवा में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। जापान की राजधानी क्या है दोस्तों? टोक्यो। याद रखिएगा। क्रोएशिया एक देश है जिसकी राजधानी क्या होता है दोस्तों? जगरेब होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल है कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कि जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था दोस्तों? किसने किया? तो एस जयशंकर ने किया, जो विदेश मंत्री है दोस्तों एस जयशंकर। इन्होंने ही विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में जो आयोजन हुआ है फिजी में प्रतिनिधित्व किया है। किसने? तो एस जयशंकर ने किया, जो दोस्तों जो, ठीक है, विदेश मंत्री है। याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं फिजी एक देश है जिसकी राजधानी क्या होता है दोस्तों? सुबा होता है। याद रखिएगा फिजी की राजधानी क्या होता है दोस्तों? सुबा। अमित शाह क्या है दोस्तों? वर्तमान में गृह मंत्री है। राजनाथ सिंह क्या है दोस्तों? याद रखिएगा दोस्तों अगर हम बात करते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ठीक है। अगला देखेंगे दोस्तों 38 नंबर सवाल है कि भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन दोस्त चलाया था। याद रखिएगा, ठीक है, ऑपरेशन दोस्त चलाया था। याद रखिएगा किसके लिए? यानी कि भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था भारत के द्वारा। तुर्की राजधानी क्या था दोस्तों? अंकारा। याद रखिएगा मुद्रा क्या होता है? तुर्की का लीरा होता है, ठीक है। राजधानी क्या होता है दोस्तों? दमिश्क, ठीक है। दमिश्क जो है सीरिया की राजधानी है। अगला है 39 नंबर सवाल आपके सामने है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है दोस्तों? ये अमेरिका रहा है। याद रखिएगा अमेरिका जो है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में ये प्रथम स्थान पर रहा है दोस्तों, अमेरिका। अगला आपके सामने दोस्तों 40 नंबर कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का GDP विकास दर कितना रहने का अनुमान है दोस्तों? तो 6 से 6.8%। याद रखिएगा कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का जो GDP है, GDP विकास दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान है। अगला दोस्तों 41 नंबर सवाल कि दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? तो पहला है, ठीक है। पहला जो है ये दूध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है विश्व में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों आपके सामने 42 नंबर सवाल, ठीक है। 42 नंबर दोस्तों कि अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित श्रुति अंशु का संबंध किस खेल से है दोस्तों? ये है दोस्तों कुश्ती से। याद रखिएगा, ठीक है, कुश्ती से है, यानी कि श्रुति अंशु का जो संबंध है ये कुश्ती से है। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित श्रुति अंशु का संबंध कुश्ती से है। अगला है 43 नंबर सवाल, ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया दोस्तों? तो हैरी आउस को चुना गया। याद रखिएगा हैरी आउस को ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है, गैरी हाउस, ठीक है। अगला दोस्तों 44 नंबर सवाल आपके सामने है। 44 नंबर है कि प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है दोस्तों? याद रखिएगा सलमान रुश्दी, ठीक है। सलमान रुश्दी जो है ये प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 45 नंबर, विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या था? तो क्लोज द केयर कैप। याद रखिएगा क्लोज द केयर कैप जो है ये विश्व कैंसर 2023 का थीम है,
अगर हम लोग बात करते हैं विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 46 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों। 46 नंबर सवाल है कि स्टैचू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया दोस्तों किसके द्वारा, याद रखिएगा स्टैचू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है कहाँ, तो महाराष्ट्र में। याद रखिएगा स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थापित किया गया है, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है दोस्तों, तो गुजरात में। याद रखिएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, अगला 47 नंबर कि जनवरी 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है दोस्तों, ये नई दिल्ली। याद रखिएगा कि जनवरी 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का जो सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, ये नई दिल्ली है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 48 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सही सुमेलित नहीं है। याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, ये दोस्तों सही है। यहाँ के राज्यपाल कौन है दोस्तों, केरी परनाइक। याद रखिए केरी परनाइक जो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। मेघालय, याद रखिए दोस्तों कौन है, फागू चौहान वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल है दोस्तों। याद रखिएगा झारखंड के राज्यपाल कौन है दोस्तों, वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन। याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं कि महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है दोस्तों, ये श्री गणेश नहीं है, गणेश नाम नहीं है दोस्तों, कौन है, रमेश बैस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सम्मिलित नहीं है। महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है वर्तमान में रमेश बैस है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 49 नंबर सवाल आपके सामने है कि हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था दोस्तों, याद रखिएगा खेल से था। याद रखिएगा किस खेल से किस क्षेत्र से था, तो खेल से संबंधित था। ठीक है, बलराम दास। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 50 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो संगीता वर्मा बने। याद रखिएगा संगीता वर्मा जो है ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 51 नंबर सवाल। 51 नंबर सवाल है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा ये किया गया है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है भोपाल में किया गया है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का जो उद्घाटन है ये कहाँ किया गया है, भोपाल में किया गया है। अगला है 52 नंबर कि हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है, 200वां जयंती मनाई गई है। ठीक है, याद रखिएगा कि हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है, 200वां जयंती दयानंद सरस्वती दोस्तों। याद रखिएगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने किए थे। कब किया था, 1875 में किए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 53 नंबर सवाल, यहाँ पे देखिएगा 53 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि हाल ही में किसके द्वारा, याद रखिएगा हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया है, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। याद रखिएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया है दोस्तों। अगला है कि नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने दोस्तों, तो रामचंद्र पौडेल। याद रखिएगा रामचंद्र पौडेल जो है ये वर्तमान में नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेपाल की राजधानी क्या है दोस्तों, काठमांडू। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 55 नंबर सवाल। 55 नंबर सवाल आपके सामने है कि हाल ही में किस राज्य में याओसांग उत्सव मनाया जाता है दोस्तों, मनाया गया दोस्तों। याद रखिएगा ये कहाँ मनाया गया है, ये मणिपुर में मनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा हाल ही में किस राज्य में, तो मणिपुर राज्य में याओसांग उत्सव मनाया गया है। अगला 56 नंबर कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों, ये किया गया है अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। ठीक है, अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 57 नंबर सवाल आपके सामने है कि वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है दोस्तों, ये बनी है सुरेखा यादव। ठीक है, याद रखिएगा कि सुरेखा यादव जो है दोस्तों ये वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर बनी है सुरेखा यादव। ठीक है, अगला है 58 नंबर सवाल कि रबी फसल की बुआई की जाती है अक्टूबर नवंबर तक। ठीक है, याद रखिएगा अक्टूबर नवंबर तक रबी फसल की बुआई की जाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। 59 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों कि जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। याद रखिएगा कि जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य है दोस्तों पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा पश्चिम बंगाल दोस्तों ये जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। अगला दोस्तों 60 नंबर किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है, मणिपुर का। याद रखिएगा मणिपुर की जो सीमा है दोस्तों ये अधिकतम जो है ये म्यांमार से लगती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। 61 नंबर सवाल। 61 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा। अगला है 62 नंबर कि कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा सेंटोस को। ठीक है, सेंटोस को कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। 63 नंबर सवाल आपके सामने है कि नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है दोस्तों, तो कुमाऊं हिमालय। याद रखिएगा कि नंदा देवी चोटी जो है ये कुमाऊं हिमालय का भाग है। अगला है 64 नंबर कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है,
प्रवाल द्वारा निर्मित, याद रखिएगा प्रवाल द्वारा जो निर्मित है द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, ठीक है। याद रखिएगा लक्षद्वीप क्या है दोस्तों, ये केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी क्या होता है, कवारती होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं कि दूध गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है दोस्तों, ये चेनाब की है, याद रखिएगा। चेनाब किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों, याद रखिएगा सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, चेनाब जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, याद रखिएगा। मांडवी नदी, ठीक है, आपको ध्यान रखना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है दोस्तों, यमुना जो है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। झेलम जो दोस्तों ये कहाँ से निकलती है, तो बेरीनाग झील से निकलती है, जो जम्मू कश्मीर में बहती है झेलम, ठीक है दोस्तों। श्रीनगर जो है दोस्तों ये झेलम नदी किनारे स्थित है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 66 नंबर की भार की एसआई इकाई क्या है, ये है दोस्तों न्यूटन, ठीक है। न्यूटन जो है ये भार की एसआई मात्रक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला दोस्तों आपके सामने 67 नंबर सवाल, तो देखिएगा 67 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, तो पेरिस्कोप, याद रखिएगा पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कौन सा यंत्र, तो पेरिस्कोप जो है ये समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है दोस्तों, पेरिस्कोप, ठीक है। चलिए अगला है 68 नंबर सवाल आपके सामने है कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दोस्तों याद रखिएगा ऊर्जा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, क्या होगी दोस्तों, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों 69 नंबर आपके सामने है कि यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा, याद रखिएगा। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव क्या होता है, कम हो जाता है। अगला है दोस्तों कि उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा विपरीत दिशा में, कौन दिशा में, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, याद रखिएगा उत्क्षेप बल और भार जो है ये कार्य करते हैं विपरीत दिशा में। अगला दोस्तों 71 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा माध्यम, माध्यम क्या दोस्तों, ये तरंग की विशेषता नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, माध्यम क्या है, तरंग की विशेषता नहीं है। अगला है 72 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों, तो दूध का दही में परिवर्तन होना ये क्या है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन, याद रखिएगा कि दूध का दही में परिवर्तन होना ये क्या है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन है। बाकी शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन ये सब क्या है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन है। रेत का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन, चीनी का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन, ठीक है। दूध का दही बनना कौन सा परिवर्तन है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। अगला दोस्तों 73 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया, तो डाल्टन ने बताया, किसने बताया, डाल्टन, ठीक है। याद रखिएगा कि परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया डाल्टन ने। अगला है 74 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है दोस्तों, याद रखिएगा गैलियम, ठीक है। गैलियम क्या है दोस्तों कि ये गैलियम जो है ये सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं 75 नंबर सवाल। 75 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, धातु का पूछा है दोस्तों, तो याद रखिएगा यह हो जाएगा 26 यानी कि 6 2 8 यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है दोस्तों, धातु नहीं है बल्कि ऑक्सीजन एक गैस है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करेंगे 2 और 3 यानी कि लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम क्या है दोस्तों, धातु है। सोडियम क्या है दोस्तों, ये भी क्या है दोस्तों, धातु है, याद रखिएगा। एल्युमिनियम क्या है दोस्तों, ये भी धातु है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला दोस्तों 76 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसी एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसी एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है परमाणु क्रमांक। अगला है 77 नंबर की ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रॉन में कमी, यानी कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 78 नंबर। देखिए यहाँ पे 78 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह लवण होता है, याद रखिएगा सशक्त एसिड और कमजोर बेस होता है, क्या होता है, सशक्त एसिड और कमजोर बेस होता है दोस्तों। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 होता है तो सशक्त एसिड और कमजोर बेस होता है। अगला 79 नंबर सवाल आपके सामने है कि जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है दोस्तों, याद रखिएगा क्षार जो है जल में OH आयन निर्मित करते हैं, क्या करते हैं, क्षार जो है दोस्तों जल में OH आयन निर्मित करते हैं। तो जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है, तो क्षार जो है जल में OH आयन निर्मित करते हैं। अगला है दोस्तों 80 नंबर सवाल। 80 है कि उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है, ठीक है, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है दोस्तों, याद रखिएगा ये है दोस्तों हीलियम, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर हम बात करते हैं कि उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है, निष्क्रिय गैस कितना है दोस्तों, याद रखिएगा 6 है। हीलियम
नियॉन आर्गन क्रिप्टन रेडॉन जेनॉन। याद रखिए हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन रेडॉन जेनॉन जो है ये निष्क्रिय गैस है दोस्तों। हीलियम जो है ये आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, हीलियम क्या है दोस्तों, ये अपवाद में है। ठीक है, हीलियम को छोड़कर बाकी सभी निष्क्रिय गैस के वायु कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगला 81 नंबर कि अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किसमें होता है। याद रखिएगा दोस्तों खाद में होता है। याद रखिएगा किसमें होता है, खाद में। धातुओं का जो व्यापक होता है, अधातुओं का व्यापक उपयोग ये किसमें होता है दोस्तों, खाद में होता है। ठीक है, अगला है 82 नंबर कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों एक कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है KOH। याद रखिएगा KOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला है दोस्तों, ठीक है, अगला दोस्तों 83 नंबर सवाल कि हेमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे है संबंधित दोस्तों, तो ये रक्त से संबंधित है। याद रखिएगा हेमेटोलॉजी का जो अध्ययन है ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये रक्त से संबंधित है। ठीक है, और हम चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों 84 नंबर सवाल। देखिए 84 नंबर है कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कहा जाता है दोस्तों प्लाज्मोलेसिस। याद रखिएगा प्लाज्मोलेसिस जो है ये पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को कहा जाता है प्लाज्मोलेसिस। अगला है 85 नंबर कि हमारे शरीर में वसा संचायक उत्तक कौन सा है। याद रखिएगा ये दोस्तों एडिपोज उत्तक। ठीक है, याद रखिएगा कि हमारे शरीर में वसा संचायक उत्तक कौन सा है, एडिपोज उत्तक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 86 नंबर। 86 नंबर आपके सामने है कि अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, विभेदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विभेदन। ठीक है, अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विभेदन। अगला है 87 नंबर कि पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है दोस्तों। याद रखिएगा यह क्या दोस्तों, कार्बन है। याद रखिए कार्बन जो है क्या है, ये पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है। लोहा का संकेत क्या होता है, Fe, नाइट्रोजन N, मैग्नीज Mn होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला 88 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की अनुवांशिक के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया है दोस्तों, किसने दिया है, ग्रेगर मेंडल ने दिया। याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने, तो ग्रेगर मेंडल ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की अनुवांशिक के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया है, ग्रेगर मेंडल। चलिए अगला सवाल देखते हैं 89 सवाल आपके सामने है कि जोंक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है दोस्तों, ये एनिलिडा से संबंधित है। किससे संबंधित है, एनिलिडा। याद रखिएगा जोंक जो है ये एनिलिडा से संबंधित है। अगला है 90 नंबर कि निम्नलिखित में से किसमें हेमोडोंट दांत पाए जाते हैं, ये मछली में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, मछली में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 91 नंबर कि मनुष्यों के पाचन तंत्र में, याद रखिएगा कि मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है दोस्तों। याद रखिएगा अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। ठीक है, तो मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है दोस्तों, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है 92 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है, तपेदिक। याद रखिएगा तपेदिक क्या है दोस्तों, ये विषाणु जनित नहीं है बल्कि विषाणु जनित रोग है चेचक, इन्फ्लुएंजा, खसरा। चेचक का रोग किसने किया था दोस्तों, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज किया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज किया था, लुई पास्चर। ठीक है, अगला है 93 नंबर कि 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। यह है दोस्तों याद रखिएगा PC महालनोबिस। याद रखिएगा PC महालनोबिस जो है ये 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष है दोस्तों, PC महालनोबिस। अगला दोस्तों आपके सामने 94 नंबर की नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है, ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। याद रखिएगा कि नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट हैदराबाद में स्थित है। अगला है दोस्तों 95 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। ठीक है, याद रखिएगा कि निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। ठीक है, देखिए दोस्तों 95 के बाद आपका दोस्तों 96, 97, 98, 99 जो सवाल है इसमें दोस्तों आपका मैथ का सवाल है, आप लोग इसको बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग बना लीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो को अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।